हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, जिसके हमने लगभग सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम दो टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट एंड डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने कहाँ पे छोड़ा था लास्ट वीडियो में, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया था, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो बना था, उसको अब क्या करना है, हमें होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र करना था। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम करेंगे ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, जैसे कि जो हमारा फाइनल एम क्या होता है कि फॉरेन जीन से हमें क्या बनाना होता है, प्रोडक्ट बनाना होता है। तो जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको क्या करना है, फिर हमें ऑब्टेन करना है। तो ये हमें अब इसमें पढ़ना है कि हमें वो कैसे ऑब्टेन करना है। When you insert a piece of alien DNA into a cloning vector and transfer it into a bacterial, plant or animal cell, the alien DNA gets multiplied. तो ये हमने अभी तक देख लिया था कि जब हम लोग एलियन डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं, इंसर्ट करते हैं वेक्टर के अंदर, तो वो क्या बन जाता है, प्लाज्मिड वेक्टर बन जाता है। फिर उस प्लाज्मिड वेक्टर को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट के अंदर या फिर एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, उससे क्या हो जाता है, फिर जो एलियन डीएनए था, यानी कि जो फॉरेन डीएनए है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको फिर क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होता है और बहुत सारी जो कॉपीज़ हैं वो बना लेता है। In almost all recombinant technologies, the ultimate aim is to produce a desirable protein. तो इसका क्या मतलब है कि जितनी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज होती हैं उनमें फाइनल एम क्या होता है, डिज़ायरेबल प्रोडक्ट या फिर डिज़ायरेबल प्रोटीन बनाना, जो ह्यूमंस के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। ठीक है, Hence there is a need for recombinant DNA to be expressed. तो इसके लिए ज़रूरी होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का एक्सप्रेस्ड होना, क्योंकि जब वो एक्सप्रेस होगा तभी जो प्रोडक्ट है या प्रोटीन है वो बनेगा। ठीक है, द फॉरेन जीन गेट्स एक्सप्रेस्ड अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस। द एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इन होस्ट सेल इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग मैनी टेक्निकल डिटेल्स। तो इसका क्या मतलब है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसका एक्सप्रेस होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर वो एक्सप्रेस होगा तभी जो है वो उससे प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो जब फॉरेन जीन को एप्रोप्रिएट कंडीशन मिलती हैं, एप्रोप्रिएट कंडीशन का क्या मतलब है, मतलब उसको जैसा वो एप्रोप्रिएट टेम्परेचर मिले, या फिर उसको एप्रोप्रिएट पीएच हो, या फिर जो मीडियम है वो एप्रोप्रिएट हो उसको ग्रो करने के लिए, तो वो तब एक्सप्रेस होते हैं। मीन्स उसमें जो प्रोटीन है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। एंड अगर हमें ये समझना है कि किसी होस्ट सेल के अंदर जो फॉरेन जीन है वो कैसे एक्सप्रेस होती है, तो उसे समझने के लिए हमें जो है कई सारी जो टेक्निक्स हैं, उनको जो टेक्निक डिटेल हैं उनको समझना होगा। ठीक है, आफ्टर हैविंग क्लोन द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड हैविंग ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन, वन हैज़ टू कंसिडर प्रोड्यूसिंग इट ऑन अ लार्ज स्केल। तो अब क्या है, जब हम इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की कई सारी कॉपीज़ बना लेते हैं तो फिर उसका जो है वो कंडीशन, जो बेस्ट कंडीशन है या फिर जो ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन है वो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो टारगेट प्रोटीन है ना वो एक्सप्रेस होगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया, पीएच है, या फिर जो मीडियम है ग्रो करने के लिए वो। एंड ये जो प्रोटीन अब बनेगा, इसको क्या है, हम जो है वो लार्ज स्केल पे बनाएंगे, क्योंकि लार्ज स्केल पे बनाने से क्या होगा, ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ये बनेगा उसके उतना ही हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई देयर इज़ अ नीड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो क्या आप बता सकते हो कि क्या रीज़न है जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है इसका वो करने का। तो सीधा सी बात यही है कि हम जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे लिए प्रॉफिट होगा। तो ये क्या है, हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इफ़ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोलॉगस होस्ट, इट इज़ कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हेट्रोलॉगस होस्ट हैं वो क्या होते हैं। ये हेट्रोलॉगस होस्ट ऐसे होस्ट होते हैं जो नॉर्मली किसी प्रोटीन को तो नहीं बनाते हैं, लेकिन जब इन होस्ट के अंदर हम किसी फॉरेन जीन को डाल देते हैं तो फिर वो उस प्रोटीन को बनाने लगते हैं जो पहले वो नहीं बना रहे थे। मीन्स कि अब जैसे हम लोग एक बैक्टीरिया लेते हैं, इस बैक्टीरिया में क्या है
कि ये इसके अंदर वो जीन प्रेजेंट नहीं है जो इंसुलिन बना रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इंसुलिन वाला जीन लेंगे और वो इस होस्ट के अंदर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये होस्ट जो है वो भी इंसुलिन बनाने लगेगा, ठीक है। तो फिर इसको क्या बोलेंगे, जो ये ई कोलाई बैक्टीरिया है इसको बोलते हैं फिर हेटेरोलोगस होस्ट, क्योंकि ये होस्ट क्या करने लगता है, फिर इंसुलिन बनाने लगता है। और जो हेटेरोलोगस होस्ट है इससे जो प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है। समझे ना कि हेटेरोलोगस होस्ट क्या होता है, जो पहले क्या है वो प्रोटीन नहीं बना रहा होता है, लेकिन बाद में क्या होता है जब उसके अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं वो जीन, तो फिर वो क्या बनाने लगता है, वो उस प्रोटीन को बनाने लगता है। तो फिर अब क्या होता है, जो प्रोटीन बन रहा है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। द सेल्स हार्बरिंग क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट में बी ग्रोन ऑन अ स्मॉल स्केल इन लेबोरेटरीज। तो यहाँ पे हर्बरिंग का क्या मतलब है, हर्बर होता है कि अपने अंदर रखना, यानी कि जो सेल्स होते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने अंदर रखते हैं उसको बोलते हैं हर्बर्स जीन। जैसे कि एक सेल है, ये सेल की क्या है, एक सेल वॉल होगी ये अंदर, एंड ये इसके अंदर प्रेजेंट है प्लाज्मिड वेक्टर। तो इसके पास क्या है, वो डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो सेल है ये इसको अपने अंदर रख रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हार्बरिंग जीन्स ऑफ इंटरेस्ट। और इनको क्या है कि जो स्मॉल स्केल है उन पे भी ग्रो किया जाता है, जो कि स्मॉल स्केल क्या होता है लेबोरेटरीज में, और लार्ज स्केल होता है बायोरिएक्टर्स और वेसल्स में, ठीक है। The culture may be used for extracting the desired protein and then purifying it by using different separation techniques. अब देखो कल्चर क्या होता है कि जो हम लोग क्या कर रहे हैं, लैब में पेट्री डिश यूज़ करते हैं। पेट्री डिश में क्या होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कल्चर, यानी कि हम बैक्टीरियाज को ग्रो कर रहे हैं पेट्री डिश के ऊपर, तो उसको बोलेंगे कल्चर। फिर जो बैक्टीरियाज हमने यहाँ पे कल्चर किए हैं उनसे हम लोग क्या करेंगे, जो डिजायर्ड प्रोटीन है उसको निकालेंगे। उसके बाद इस डिजायर्ड प्रोटीन को क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, ठीक है। और उसको हम प्यूरिफाई करते हैं डिफरेंट जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करके। The cells can also be multiplied in a continuous culture system wherein the used medium is drained out from one side while the fresh medium is added from the other to maintain the cells in the psychologically most active log exponential phase. This type of culturing method produces a larger biomass leading to higher yield of desired proteins. तो इसको हम यहाँ से समझ लेते हैं एक बार। ये क्या है, एक बायोरिएक्टर है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे ये सेल्स हैं जो कि क्या हैं, फिजियोलॉजिकली एक्टिव हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या डालते हैं, इसमें फ्रेश मीडियम इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी साइड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ये मीडियम है इसको हम लोग ड्रेन आउट कर देंगे, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग ड्रेन आउट करेंगे इधर से और यहाँ से इसको इंसर्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम हो गया। तो इस जो कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोग जो फ्रेश मीडियम है वो इंसर्ट करते जा रहे हैं और यहाँ से इसको ड्रेन आउट करते जा रहे हैं मीडियम को, ठीक है। जो यूज्ड मीडियम है उसको यहाँ से निकाल रहे हैं। तो अब इसमें जो ये सेल्स हैं ये क्या है, फिजियोलॉजिकली एक्टिव हैं, ठीक है। एंड क्या है, एक्सपोनेंशियल फेज से ये ग्रो कर रही हैं। एक्सपोनेंशियल फेज का क्या मतलब है कि जो ये टाइम के साथ साथ क्या कर रहे हैं, अमाउंट में ग्रो करते जा रहे हैं। जो बैक्टीरिया हैं वो क्या है, टाइम के साथ साथ ग्रो कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है। और इस टाइप का जो कल्चरिंग मेथड है इसमें क्या होगा, जो डिज़ायर्ड प्रोटीन है उसकी क्या होगी, हायर यील्ड होगी, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में वो मिलेगा। कौन से मेथड से, जो कंटिन्यूस कल्चरिंग सिस्टम है उसके थ्रू। स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स कैन नॉट यील्ड एप्रिशिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स to produce in large quantities. The development of bioreactors where large volume 10 to 1000 liters of culture can be processed was required. जो स्मॉल वॉल्यूम कल्चर है, यानी कि हम कम वॉल्यूम पे जो कल्चर करते हैं उससे क्या है, हमें जो क्वांटिटी है वो कम मात्रा में मिलती है प्रोडक्ट की। तो अगर हम इनको लार्ज क्वांटिटीज़ में डेवलप करना चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, बायोरिएक्टर्स का। तो अब देखते हैं कि ये जो बायोरिएक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग बोल सकते हैं फर्मेंटर्स, ठीक है। ये होते हैं टैंक या फिर वेसल्स
जो कि कितने वॉल्यूम तक इनटेक कर सकते हैं, 100 लीटर से 1000 लीटर्स तक, ठीक है। तो अब ये जो बायोरिएक्टर्स हैं या फिर फर्मेंटर्स हैं, उनको हम लोग क्या है कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं ग्रो करने के लिए, जो प्रोडक्ट है उसके लिए। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो उनके लिए क्या है, हमें O2 पर्याप्त मात्रा में प्रोवाइड करनी होती है। फिर उसके लिए एरिएशन ऑफ मिक्सिंग के लिए भी जो है वो सही से करना होता है उसको। उसके बाद उसमें क्या हो, जो एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स है वो भी डाले जाते हैं ताकि जो झाग वगैरह हैं वो ना बने। फिर उसमें कूलिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, और जो पीएच मेंटेन जो है वो रखना उसका ज़रूरी होता है, जो क्या करता है एसिड जो बेस बैलेंस है उसको बनाता है। उसके बाद इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी प्रॉपर जो अमाउंट है उसमें सप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बायोरिएक्टर्स हैं, तभी इनके अंदर जो है हम लार्ज जो अमाउंट में क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं प्रोडक्ट्स का। एंड ये जो बायोरिएक्टर्स होते हैं ना, वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बैच फर्मेंटेशन, सेकंड कंटिन्यूअस कल्चर, और थर्ड क्या है एफईडी बैच। तो जो बैच फर्मेंटेशन होते हैं वो क्या होता है, क्लोज टाइप का होता है। उसमें जो है सेल या फिर O2 और न्यूट्रिएंट्स हैं वो डाल के क्लोज कर दिया जाता है उस सिस्टम को, ठीक है। और कंटिन्यूअस कल्चर में क्या होता है, ये ओपन सिस्टम होता है। एक तरफ से जो रॉ मटेरियल है वो डाला जाता है, दूसरी साइड से जो प्रोडक्ट है वो निकाल लिया जाता है। और थर्ड जो है वो दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। क्लोज एंड ओपन सिस्टम है, इन दोनों का ही क्या है और में, लेकिन इसमें क्या होती है ओपन जो कंडीशन है वो प्रोवाइड की जाती हैं। Thus, bioreactors can be thought of as vessels in which raw materials are biologically converted into specific products, individual enzymes, etc., using microbial plant, animal और human cell. तो इसका क्या मतलब है कि जो बायोरिएक्टर्स होते हैं वो क्या होती हैं, लार्ज वेसल्स होते हैं। उनमें क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है उसको डाला जाता है, और फिर इनको क्या करते हैं, ये जो बायोलॉजिकली कन्वर्ट कर देते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में। वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसे एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो ये जो लार्ज वेसल है इनमें क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल्स डालते हैं, इनकी कच्चा मटेरियल डालेंगे, उसके बाद ये बायोलॉजिकली जो प्रोसेस है वो करके इसको कन्वर्ट करते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में। इसमें हम यूज़ करते हैं माइक्रोबियल प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन सेल्स का, ठीक है। A bioreactor provide the optimal condition for achieving the desired product by providing optimum growth condition, temperature, pH, substrate, salt, vitamins, oxygen. एंड ये जो बायोरिएक्टर्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं ऑप्टिमम कंडीशन फॉर अचीविंग डिजायर्ड प्रोडक्ट या फिर प्रोटीन। तो इसके लिए हम जो बायोरिएक्टर्स हैं उनमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं, टेम्परेचर जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहना चाहिए, पीएच सही होना चाहिए, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन एंड ऑक्सीजन, ये सभी क्या करते हैं जो बायोरिएक्टर्स होते हैं ये कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो मिल सके। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टीयरिंग टाइप विच आर शोन इन फिगर 11.7। तो अब जो ये फिगर 11.7 है इसमें ये जो मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर है वो दिया हुआ है। तो ये है फिगर जिसमें ए में दिया हुआ है सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर, और सेकंड में बी में क्या दिया हुआ है, स्पार्ज स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर। तो जो ये स्टीयर टैंक है ये कैसा है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। नीचे से थोड़ा इसका जो बेस है वो कैसा है, कर्व्ड है, ठीक है। और इसमें लगाई जाती है मोटर जो कि जैसे घुमाने का काम आता है, जैसे अपन दही मथते हैं ना घर में, तो उसी तरह ये यूज़ किया जाता है। ये इसको जो इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करता है, मथता है। उसके बाद जो ये फोम बन जाते हैं, झाग बन जाते हैं, तो इनके लिए लगाया जाता है फोम ब्रेकर, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लेट ब्लेडेड है, इम्पेलर है, ठीक है। यहाँ पे लगाया जाता है एसिड बेस पीएच कंट्रोल के लिए, और यहाँ पे लगाया जाता है ये स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। तो ये कौन सा है, सिंपल स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर है। और सेकंड में हमें जो बी में दिख रहा है वो कैसा है, स्पार्ज स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर। इसमें यहाँ पे जो है वो स्पार्ज लगाया जाता है जो कि एयर को अंदर फेंकता है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है गैस इंट्रेनमेंट, और इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये है ना वेब लाइक जो स्ट्रक्चर है वो बन जाती है सरफेस पे ऑक्सीजन की, ठीक है। इससे जो ऑक्सीजन है वो इजीली यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है, और अंदर जो ऑक्सीजन है या फिर जो एयर है वो इजीली मूव कर पाती है, ठीक है। तो एक बार हम रीड कर लेते हैं इसको। स्टीयर टैंक रिएक्टर इज यूजुअली सिलेंड्रिकल और विद अ कर्व्ड बेस टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट, ठीक है। तो अब ये जो स्टीयर टैंक है वो कैसा होता है, बेस से सिलेंड्रिकल या फिर कर्व्ड, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो मिक्सिंग है उसमें फैसिलिटीज़ मिलेंगी। द स्टीयर फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। तो इस स्टीयर में क्या होता है, जो ऑक्सीजन अवेबिलिटी है उसको मिक्सिंग
ईजीली ये कर सकता है। अल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल्ड थ्रू द रिएक्टर। उसके बाद क्या होगा, जो बबल्स हैं वो आते हैं। इफ़ यू लुक एट द फिगर क्लोजली यू विल सी द बायोरिएक्टर हैज़ अ एजिटेटर सिस्टम। अगर आप देखते हो तो जो बायोरिएक्टर हैं उनमें क्या है, एजिटेटर सिस्टम प्रेजेंट है। एजिटेटर का क्या मतलब होता है, मिक्सिंग करना, ठीक है, ये इजीली मिक्स कर देते हैं एयर्स को। एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड अ फोम कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी प्रेजेंट है, फोम कंट्रोल सिस्टम भी प्रेजेंट है। जो फोम बेकर इसमें लगे थे, जो क्या कर रहे थे, झाग को मिक्सिंग कर रहे थे। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी इसमें है, पीएच कंट्रोल सिस्टम भी है, एंड सैपलिंग पोर्ट्स सो दैट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी विदड्रॉन पीरियडिकली। एंड इसमें क्या होते हैं, जो सैम्पलिंग पोर्ट्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सैम्पलिंग पोर्ट्स हैं इनसे क्या होता है, जो सैंपल है ना वो निकालते हैं थोड़े थोड़े टाइम में। जैसे इसमें ये प्रोसेस तो चलती रहती है, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े टाइम में यहाँ से सैंपल लेते रहेंगे और हम उनको चेक करते रहेंगे कि ये जो प्रोसेस है वो सही से हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो अब जो ये बायोसिंथेटिक स्टेज कंप्लीट हो गई, ठीक है जी, मीन्स कि जब हमने प्रोटीन बना लिया तो फिर क्या करेंगे, जो बायोरिएक्टर्स है उसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन्स बन गए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करवाएंगे। तो अब जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है उसके अंदर क्या आता है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, ठीक है। सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन किसका होता है, अनवांटेड चीज़ें हैं उनको पहले हम हटाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इनको प्यूरिफाई करेंगे। एंड प्यूरिफिकेशन में क्या होता है, सबसे पहले इनको ड्राई करते हैं, उसके बाद क्रोमेटोग्राफी होती है, फिर डिस्टिलेशन होता है एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये सारी जो स्टेप्स हैं वो आते हैं सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन के अंदर। उसके बाद इनका क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है एंड लास्ट में इनकी मार्केटिंग की जाती है, ठीक है। एक बार अब रीड आउट कर लेते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट इज़ रेडी फॉर मार्केटिंग एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो अब जो बायोसिंथेटिक स्टेज है वो तो कंप्लीट हो गई, ठीक है, लेकिन अब जो ये प्रोटीन या फिर जो प्रोडक्ट हमने बनाया है इसको हम लोग डायरेक्ट मार्केटिंग इसकी नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो ये प्रोडक्ट है इसको पहले करना पड़ेगा सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। क्योंकि इनमें क्या होता है, जब हम लोग इसको निकालते हैं प्रोटीन को बायोरिएक्टर से, तो इनमें बहुत सारे जो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पाए जाते हैं। तो उन अनवांटेड चीज़ों को पहले हटाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इनको क्या करेंगे, इनको इनमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। आफ्टर दैट ये मार्केटिंग के लिए क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, ठीक है। एंड द प्रोसेसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन विच आर कलेक्टिवली रेफर टू एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो जो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन है इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विद अ सुटेबल प्रिजर्वेटिव। उसके बाद क्या करेंगे, जब सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन हो जाएगा तो प्रोडक्ट को क्या करते हैं, उसमें सुटेबल प्रिजर्वेटिव डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो ख़राब नहीं होता है, ठीक है। सच फॉर्मुलेशन हैज़ टू अंडरगो थ्रू आउट क्लिनिकल ट्रायल्स एज इन केस ऑफ ड्रग्स। तो अगर हमने जो प्रोडक्ट है वो हमने मान लो ड्रग्स बनाई हैं, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उसे ह्यूमंस को नहीं दे सकते, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसीलिए उनका क्लिनिकल ट्रायल करना ज़रूरी होता है। वो हम किस में करते हैं, कुछ एनिमल्स में या फिर पेशेंट के अंदर। तो इसका क्लिनिकल ट्रायल कैसे करते हैं, कुछ पेशेंट या फिर एनिमल्स में इनको टेस्ट करके। Strict quality control testing for each product is also required. The downstream processing and quality control testing vary from product to product. तो इन प्रोडक्ट की जो है स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग भी करना ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि हमें इनकी क्वालिटी वगैरह पता चल सके। एंड जो ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है ये क्या होती है, अलग अलग होती है अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट्स हैं ना ये भी अलग अलग होते हैं और इनकी क्वालिटीज़ भी अलग होती हैं, इसीलिए इनके लिए जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है वो भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।